नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो सेशन है हमारा, जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पर है। और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से जितने भी एमसीक्यू बन पाए हैं और कुछ एमसीक्यू जो नहीं भी बनाए हैं, उसको मैं किसी एमसीक्यू की चर्चा कर रहा हूं तो उससे रिलेवेंट प्रोविजन की चर्चा कर दूंगा, तो उसकी कमी आपको महसूस नहीं होगी। तो इस लेक्चर को देख लेने के बाद आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और ये किस पर्पज के लिए यूज होगा, तो चाहे आप यूपी जुडिशियल सर्विस की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे हायर जुडिशियल सर्विस यूपी की दे रहे हो, और अन्य राज्यों में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिलेबस में है, तो आप इसको अच्छे से एमसीक्यू कर लीजिए ताकि आपको काम करे। यूपी में जो माइनर एक्ट हैं, जो जीएस का पार्ट बनते हैं, पिछली बार बहुत ज्यादा प्रश्न तो नहीं थे माइनर से, लेकिन इस बार भी ऐसा ही होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मेंस में अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, मेंस में भी आता है। तो चलिए प्री का काम हम लोग कर लेते हैं, मेंस के लिए हम कोई और क्लास ले लेंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी 9 माइनर एक्ट हैं यूपी में जो पूछा जाता है प्री की परीक्षा में, वो सारे माइनर एक्ट मैं काफी हद तक करा चुका हूं और एक दो बाकी है, वो हो जाएगा। अगर आप लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं तो आपको वो वीडियो निश्चित रूप से जब आप देख रहे होंगे तब तक 9 माइनर एक्ट मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग बीच बीच में बातें करते रहेंगे जो जरूरी होंगी आपके लिए। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने जो है ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में संरक्षण अधिनियम को कब से प्रवर्तन में आया, इन्फोर्समेंट डेट पूछा जा रहा है आपसे। पहला प्रश्न, इन्फोर्समेंट डेट क्या होगी? तो इन्फोर्समेंट डेट के संबंध में ऑप्शन है सारे आपके सामने। इन्फोर्समेंट डेट के संबंध में ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन आप देख रहे हैं 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006 को ये, अगर हम पूरी बात करें इसमें, तो चैप्टर की संख्या जो होगी वो चैप्टर की संख्या 5 होगी, और टोटल सेक्शन कितने होंगे, तो टोटल सेक्शन 37 होंगे। तो इस तरीके से ये एक्ट है, इसका इंट्रोडक्शन ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे एक्ट करा दिए हैं, तो अगर आपने नहीं किए हैं तो कर लीजिए। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति, यानी इसको कहते हैं एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन के अंतर्गत कौन आता है? कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, महिला एवं पुरुष दोनों आते हैं कि केवल बी आता है? क्या है क्वेश्चन, आप आंसर दीजिए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहली परिभाषा जो 2A की है ना, 2A में जो परिभाषा है वो एग्रीव्ड पर्सन की ही है, और एग्रीव्ड पर्सन के अंतर्गत कोई भी ऐसी महिला आती है जो रेस्पोंडेंट के साथ उसके घरेलू नातेदारी में रहती है, यही परिभाषा है इसकी। ठीक है, तो कोई महिला, पीड़ित में महिला ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? घरेलू हिंसा किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है? 2, 3, 4 और 5। घरेलू हिंसा को कहां परिभाषित किया गया है? एक सेकेंड, घरेलू हिंसा को कहां परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया है सेक्शन 3 में। घरेलू हिंसा को सेक्शन 3 में परिभाषित किया गया है। अच्छा, ये 3 में जो परिभाषित किया गया वो तो सारे एक्टिविटी ही बता दी गई है 3 में। अगर मान लीजिए ऑप्शन में नहीं होता तो सेक्शन 2G में बताया गया है घरेलू हिंसा की परिभाषा। दरअसल वहां पे कोई परिभाषा बताई ही नहीं गई है। सेक्शन 2G कहता है कि घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का वही अर्थ होगा जो सेक्शन 3 में बताया गया है। तो बात आ गई ना? तो आप ये भी हो चाहे ये भी हो, उसके हिसाब से आप अपना आंसर निकाल लीजिएगा जब अगर प्री में पूछा जाता है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बालक से अभिप्रेत है। बालक का मतलब कौन सा बालक? किस उम्र के व्यक्ति को बालक कहेंगे डोमेस्टिक वायलेंस? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति होगा वो बालक कहलाएगा, और ये इसकी परिभाषा 2B में दी गई है। 2B में बालक की परिभाषा दी गई है। और एक चीज और, इसमें बालक के अंतर्गत क्या आता है? बालक के अंतर्गत जो है वो दत्तक बालक भी आता है, सौतेला बालक भी आता है, सौतेला बालक भी आता है, और पोषित बालक भी आता है। पोषित बालक भी आता है, ठीक है ना? पोषित बालक भी आता है। पोषित को इंग्लिश में कहते हैं फोस्टर चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड, फोस्टर चाइल्ड, एडॉप्टेड चाइल्ड, सब आते हैं इसमें। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्या हो गया भाई इसको? ओह सॉरी,
थोड़ा सा हैंग कर गया, मैं फिर से उसको शुरुआत करता हूँ। हम लोगों का प्रयास यही है, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये प्रयास है, हमारी टीम का ये प्रयास है कि हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं, जिनके साथ पूरा देश सौतेला व्यवहार करता है, उनके लिए न तो बहुत अच्छी बुक मिल पाती है, न अच्छे कंटेंट्स मिल पाते हैं, न अच्छे टीचर मिल पाते हैं, न अच्छी कोचिंग मिल पाती है। स्पेशली फोकस हमारा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ही है कि ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके और ताकि वो न भटके। क्योंकि बहुत मैंने देखा है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत परेशान हैं और इस पर्पज के लिए हमारे यहाँ कोर्सेज भी चलते हैं, PCSJ, APU, HGS, इन सारे कोर्सेज चलते हैं और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वो भी उस बहुत इजी इंस्टॉलमेंट में भी है, वो अवेलेबल है। मतलब 12,000 में, अगर आप बहुत बाद में ये वीडियो 2-4 साल बाद नहीं देख रहे हैं तो 12,000 में अभी जो कोर्स अवेलेबल है PCSJ का 1 साल के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए, और GS भी उसमें शामिल, बताइए। और अगर इंस्टॉलमेंट में चाहें तो इंस्टॉलमेंट में भी हो जाएगा। 1197 के इजी इंस्टॉलमेंट में आपको मंथली पे करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा कहाँ मिलेगा बताइए? क्योंकि उद्देश्य ही है हमारा कि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है, आपको सही गाइडेंस देना है। तो हाँ, अगला प्रश्न हम लोगों का यही है ना, बालक के अंतर्गत आता है। देखिए ये हमने करा ही दिया है पहले, बालक के अंतर्गत आता है, कौन आता है उसमें? दत्तक बालक, सौतेला बालक और पोषित बालक सब आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2B में बताया गया था, सेक्शन 2B में बताया गया था। बार बार इन सब चीजों को रटते रहिए, क्योंकि साझी गृहस्थी, शेयर्ड हाउस होल्ड से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहां व्यथित व्यक्ति रहता है, जहां व्यक्ति किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है, जहां व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी संयुक्ततः स्वामित्व या किराएदारी में रहते हैं। साझी गृहस्थी, साझी गृहस्थी में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साझी गृहस्थी की जो परिभाषा है ये सेक्शन 2S में है, 2S में है, जिसके अंतर्गत सारी चीजें हैं कि जहां व्यथित व्यक्ति रहता है, जिसके साथ रहता है, चाहे किराए पर रहता, चाहे ओनरशिप हो मकान में, ऐसे में रहता, तो वो साझी गृहस्थी कहलाएगी। पत्नी घरेलू हिंसा की शिकायत किसके विरुद्ध करेगी? पत्नी घरेलू हिंसा की शिकायत किसके विरुद्ध करेगी? देखिए, आप प्रत्यक्ष रूप से जब आप पढ़ेंगे ना, तो प्रत्यक्ष रूप से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पति के विरुद्ध शिकायत कर सकती है, लेकिन ये बहुत सही आंसर नहीं है, क्योंकि रेस्पोंडेंट की जो परिभाषा है, रेस्पोंडेंट यानी जिसको हम प्रत्यर्थी कहते हैं, प्रत्यर्थी की जो परिभाषा है वो 2Q में दी गई है, और 2Q कहता है कि पति तो होगा ही, और साथ में पति के वो जो नातेदार है ना वो भी होंगे, यानी ससुर के विरुद्ध और सास के विरुद्ध, सबके विरुद्ध किया जा सकता है। और ये चीज आपके नातेदार वाली जो बात है वो इस धारा के सेक्शन 2Q के प्रोविजो में ये बात लिखी हुई है कि उसके जो नातेदार होंगे ना वो भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि बहुत सारे केसेस में भी नंद किशोर वर्सेस स्टेट का केस है 2009 का, इसमें कहा गया था कि जो प्रत्यर्थी है ना, जो रेस्पोंडेंट है, जिसके खिलाफ शिकायत करनी है, वो महिला भी हो सकती है। शिकायत करने वाली महिला और जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है वो भी महिला हो सकती है, भले ही बेयर एक्ट में प्रत्यक्ष रूप से न लिखा गया हो, प्रोविजो के आधार पर इंटरप्रिटेट सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ठीक, बात समझ में आ गई? और ये सिर्फ नंद किशोर की ही केस नहीं है, बहुत सारी केसेस में ऐसी बात कही गई कि घरेलू हिंसा की शिकायत किसके विरुद्ध किया जा सकता है? किसके विरुद्ध? मतलब रेस्पोंडेंट कौन हो सकता है? हस्बैंड तो हो ही सकता है, हस्बैंड के नातेदार भी हो सकते हैं, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बताई। प्रत्युत्तरदाता रेस्पोंडेंट की परिभाषा में कौन आता है? कहां पहले तो परिभाषा है ये बताइए, क्योंकि अभी हमने ये बात बताई थी आप लोगों को कि इसकी परिभाषा कहां बताई गई है, तो 2Q में बताई गई है रेस्पोंडेंट की परिभाषा। ठीक, इसमें वयस्क पुरुष सदस्य, महिला संबंधी भी उपयुक्त दोनों, अभी तो बात हो ही गई थी ना, प्रोविजो के आधार पर देखें तो और केस के आधार पर तो दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट है
किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा का कार्य किए जाने या किए जाने की संभावना की सूचना कौन दे सकता है? अब किसी महिला के साथ ये अपराध, ये एक्ट जो है महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में ही लागू होता है, ठीक है, पीड़ित महिला ही होगी। तो कहता है कि कौन सूचना देगा? व्यथित व्यक्ति, प्रत्यर्थी, कोई भी व्यक्ति, उपयुक्त सभी। कौन दे सकता है? कहता है कि कोई भी व्यक्ति दे सकता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति दे सकता है, उसकी सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है। सेक्शन 4 बताता है, ये सेक्शन 4 ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति वो रिलेटेड हो ये जरूरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसे विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा से संबंधित कोई घटना हो रही है या जिसके होने की संभावना है, तो वो इसकी सूचना संरक्षण अधिकारी को दे सकता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेक्शन नंबर 4 के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेक्शन 4 के अंतर्गत किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा का कार्य किए जाने की सूचना किस अधिकारी को दी जाती है? किस अधिकारी को दी जाती है घरेलू हिंसा की सूचना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संबद्ध संरक्षण अधिकारी को, संरक्षण अधिकारी को ही दी जाती है। और सेक्शन नंबर 4 अभी हमने बात की ही थी, ये सूचना संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 4 के अंतर्गत कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा के कार्य के संबंध में कोई मिथ्या सूचना देता है तो वह दायी होगा। अगर वो कोई मिथ्या सूचना देता है तो वह दायी होगा। सिविल दायित्व, आपराधिक दायित्व और भी दोनों देखिए, ये ए और बी दोनों, सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के दायित्व के अधीन होगा। लेकिन सेक्शन 4 का प्रोविजो ये कहता है कि अगर सद्भाव पूर्वक अगर किसी प्रकार की सूचना दी गई है, मुझे लग रहा है कि वायलेंस हो रहा है, जबकि वो खेलते थे, सुनाई देता था चिल्लाने और चिल्लाने की आवाज, तो वो कोई खेल खेलते थे, मैंने गुड फेथ में सूचना दी, है तो मिथ्या। लेकिन अगर मैं गुड फेथ में ऐसा सूचना देता हूं तो इसके लिए मुझे किसी भी प्रकार के सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी के अधीन नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है, ये बात याद रखना है। कौन सी धारा के अंतर्गत दे सकता है? 4 के अंतर्गत दे सकता है। और अगर उसने मिथ्या सूचना दी तो उसके सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी होगी उसके लिए, लेकिन गुड फेथ में सूचना दी तो उसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं होगी। इतने सारे प्रश्न हैं, इसी वजह से मैं कराऊंगा मैं 20 ही क्वेश्चन भले, लेकिन वो उसका प्रभाव जो 80 क्वेश्चन की तरह होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि घरेलू हिंसा के संबंध में सूचना देने वाले व्यक्ति को किस धारा के अंतर्गत संरक्षण मिला हुआ है? किस धारा के अंतर्गत संरक्षण मिला? यही धारा 4 ही तो देती है। किस बात का संरक्षण देती है कि गुड फेथ में अगर कोई सूचना दी जाती है तो वो उसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। सेक्शन 4 का ही प्रोविजन बताता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 5 के अंतर्गत किसके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? धारा 5 के अंतर्गत किसके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट, ऑल ऑफ दी अबव, सबके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जैसा कि बात कही रहा है सेक्शन 5 में अंतर्गत सबके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यथित महिला को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराया जाता है। चिकित्सा सहायता व्यथित महिला को कौन सी धारा के अंतर्गत कराया जाता है? अब जैसे किसी महिला के साथ अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो चिकित्सा की जरूरत पड़ सकती है, हर मामले में तो नहीं, लेकिन कुछ मामलों में जरूरत पड़ सकती है। तो ये कौन सी धारा है जो चिकित्सा सहायता की बात करती है? धारा 7 के अंतर्गत। धाराएं भी याद रखनी है आपको इस अधिनियम की, क्योंकि धाराएं भी बहुत पूछी जा रही हैं। मैं देख रहा हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने डिफरेंट स्टेट के देखे, तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें मेंशन किया, लेकिन उसे रटना और उसे याद करना होगा। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किस धारा के अंतर्गत की जाती है? संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किस धारा के अंतर्गत की जाती है? पहले तो संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला प्रश्न तो यही हो गया। तो किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। दूसरी बात इसमें क्या है? दूसरी बात है किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो वो धारा 8 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तीसरी बात
कि कितने दिनों के लिए संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और कहाँ है। तो पहले ये है कि जिले के लिए संरक्षण अधिकारी की नियुक्तियों की जाती है और जितने आवश्यक समझता है राज्य सरकार, जितने आवश्यक समझता है, इसकी कोई संख्या नहीं है, जितनी आवश्यक समझे उतनी संख्या में प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति की जा सकती है। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा कौन? यथासंभव क्या होगी? महिला। जरूरी नहीं कि महिला ही हो, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला ही हो। यथासंभव महिला ही प्रोटेक्शन ऑफिसर होगी। तो इतने सारे प्रश्न आपके यहां से मिल जा रहे हैं, जहां तक संभव हो महिला ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 8 के अधीन प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की संख्या कितनी हो सकती है? अभी बताया ना मैंने, अभी बताया, जितना राज्य सरकार उचित समझे उतनी कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संरक्षण अधिकारी जहां तक संभव हो महिलाएं होंगी। उसके बाद के ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हमको तो अपने काम का मिल गया। जहां तक संभव हो संरक्षण अधिकारी महिलाएं होंगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। सेक्शन कौन सा होगा? सेक्शन 8 होगा। संख्या कितनी होगी? सेक्शन 8, जितना राज्य सरकार उचित समझे जिले के लिए। ठीक है। संरक्षण अधिकारी के कर्तव्यों का क्या उल्लेख कहां किया गया है? संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख कहां किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेक्शन 9 में। अब आप ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 5 में भी कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था और सेक्शन 9 में भी कर्तव्यों का उल्लेख है। यहां पे जो कर्तव्यों का उल्लेख है वो सेक्शन संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्यों का है। और आप पीछे आपने जो देखा था सेक्शन 5 वाला क्वेश्चन, वहां आपको दिखा रहे हैं हम आपको। उसके वहां पर जो था, बहुत नीचे चला गया क्या? हाँ, यहाँ पर कई लोगों के कर्तव्यों की बात की गई है। सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट है, पुलिस अधिकारी है और संरक्षण अधिकारी भी है। तो इन लोगों के कर्तव्यों का उल्लेख वहां पर है। पार्टिकुलरली अगर संरक्षण अधिकारी पूछ रहा है तो आप सेक्शन 9 बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कर्तव्यों में से संरक्षण अधिकारी का कौन सा कर्तव्य नहीं है ना? हाँ, संरक्षण अधिकारी का इसमें से कौन सा कर्तव्य नहीं है, ये बताना है आपको। संरक्षण अधिकारी का इसमें से कौन सा कर्तव्य? अच्छा, ये ऑप्शन आधा रह गया, छोड़ दीजिए, यहां से देख लीजिए। संरक्षण अधिकारी किसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण में काम करता है? कंट्रोल और सुपरविजन किसका होता है संरक्षण अधिकारियों पर? संरक्षण अधिकारियों पर जो कंट्रोल और सुपरविजन होता है वो मजिस्ट्रेट का होता है। और ये बात सेक्शन 9 के क्लास नंबर 2 को खोल के पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ मिल जाएगा कि संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य सेक्शन 9 में है, लेकिन उन पर नियंत्रण किसका होगा, सुपरविजन किसका होगा, तो मजिस्ट्रेट का होगा। और ये बात सेक्शन 9। अच्छा, इस अधिनियम के पर्पज के लिए मजिस्ट्रेट का मतलब क्या? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मत समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है, सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। कौन सी धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होता है सेवा प्रदाता के रूप में? कौन सी धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 10 के अंतर्गत सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आगे प्रश्न है, नहीं तो इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताता। 10 का क्लास नंबर 1 हो जाएगा। जब भी इस वीडियो को आप देखिए तो जरूर इसको रिवाइज करिएगा, इसको बार बार देखिएगा। अगर संभव हो तो बेयर एक्ट लेके देखिएगा, अगर संभव हो तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि धारा 10 के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों और संरक्षण करने के उद्देश्य से सेवा प्रदाता के रूप में कौन कार्य कर सकता है। ठीक है, दरअसल होता क्या है कि एप्लीकेशन दिया जाता है कि हम सेवा प्रदाता के रूप में काम करें, तो रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगम, रजिस्ट्रीकृत कंपनी, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें तो दोनों हो जाएगा, तो आप जान ही रहे हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिकर या नुकसानी की रकम का संदाय करने का आदेश दिया जाता है।
लेकिन व्यथित व्यक्ति के अधिकार प्रभावित नहीं हो सकते। किस प्रकार के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे? मतलब ये कि इस धारा के अंतर्गत प्रतिकर या नुकसानी के रकम का संदाय करने का आदेश दिया जाता है। तो अब कहता है कि व्यथित व्यक्ति के अधिकार प्रभावित नहीं हो। किस प्रकार के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का, कि मुजरे का दावा करने का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है। किसके द्वारा संरक्षण आदेश पारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा, है ना। धारा 18, 19, 20, 21, 22, 23 हर धारा इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट में सब करा दूंगा। तो किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, यानी किसी मजिस्ट्रेट को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद धारा 18 के अंतर्गत क्या होगा? संरक्षण आदेश पारित कर सकता है उसको, इसको संरक्षण में रखा जाए। चलिए उसके संबंध में, कार्यवाही बंद कमरे में की जाए। ये इन कैमरा प्रोसीडिंग के बारे में प्रावधान कौन सी धारा में? अभी आपने 18 देखा था ना, 18 देखा था ना, जिसमें संरक्षण आदेश दिए जाने की बात थी। अब कैमरा प्रोसीडिंग की बात कहां की गई है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, सी नीचे ऊपर हो गया, तो सेक्शन 16 में है ना, बंद कमरे में कार्यवाही की जाएगी। यदि मजिस्ट्रेट ऐसा उचित समझता है, यदि मजिस्ट्रेट उचित समझता है तो कोई कार्यवाही जो होगी वो कहां की जाएगी? बंद कमरे में की जाएगी। अच्छा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न हो सकता है कि मजिस्ट्रेट जब उचित समझता है तब, या कोई पक्षकार उसके लिए वांछा करता है, यानी रिक्वेस्ट करता है कि कार्यवाही बंद कमरे में की जाए, तब उसको बंद कमरे में किया जाएगा। ठीक है। धारा 16 है उसके लिए, घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला की साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार है। कौन सी धारा के अंतर्गत साझी गृहस्थी का अधिकार है? साझी गृहस्थी का अधिकार कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? 17 के अंतर्गत साझी गृहस्थी का अधिकार। चलिए नेक्स्ट है आपका कि मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति के पक्ष में संरक्षण आदेश पारित कर सकेगा। कौन सी धारा के अंतर्गत संरक्षण आदेश पारित कर रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सेक्शन 18 के अंतर्गत संरक्षण आदेश पारित कर, प्रोटेक्शन ऑर्डर जो होगा वो सेक्शन 18 के अंतर्गत पास किया जाएगा। और कौन पास करता है? तो आप जानते ही हैं, मजिस्ट्रेट पास करता है। देखिए बच्चों, एमसीक्यू तो मैं करा ही रहा हूं, और जो यूपी के ये माइनर एक्ट हैं, 9 माइनर एक्ट, जिसको लेके यूपी के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, जो कि परीक्षा में आता है, ये 9 माइनर एक्ट के एमसीक्यू आपको यूट्यूब पर मिल जाए। आप आराम से करिए और अपने तैयारी को और पॉलिश कर लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, मैं अभी तक जो करा चुका हूं मैं उसको बता दूं। बीएनएस का 5 से 7 घंटे का लेक्चर, बीएसए का 5 से 7 घंटे का लेक्चर, बीएनएस का लेक्चर, वो सब एमसीक्यू के माध्यम से पूरा एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया है। वो सब भी आप जाके देख सकते हैं, पूरा आपका कोर्स तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा भी जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट मैं करा डालूंगा, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। तो बस आप लोग जुड़े रहिए, और अगर किसी प्रकार की विशेष गाइडेंस की जरूरत हो तो आप कोर्स तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति को हुई क्षति के लिए प्रतिकर का आदेश देता है। मतलब क्या हम बात कर रहे हैं? प्रतिकर का आदेश कौन सी धारा के अंतर्गत जारी हो रहा है? प्रतिकर का आदेश कौन सी धारा के अंतर्गत जारी हो रहा है? तो ये जारी होता है 22 के अंतर्गत। प्रतिकर का आदेश धारा 22 के अंतर्गत जारी होता है। आगे बढ़ते हैं। न्यायालय को अंतरिम अनुतोष, यानी इंटरिम रिलीफ, अंतरिम अनुतोष को कहते हैं। इंटरिम रिलीफ किस धारा के अंतर्गत देने की शक्ति है? अब जैसे मान लीजिए कि इसको तत्काल रिलीफ की जरूरत है, अभी विचारण चलेगा तो लंबा चलेगा ना, लेकिन तत्काल रिलीफ की जरूरत है, तो उस पर्पज के लिए इंटरिम ऑर्डर पास होता है, तो ये इंटरिम रिलीफ दिया जाता है। कौन सी धारा के अंतर्गत होता है? ये हो जाएगा आपका 23 के अंतर्गत, 23 के अंतर्गत करते हैं। जब मजिस्ट्रेट के सामने बात आती है ना, उसको लगता है कि तत्काल रिलीफ दे दिया जाना चाहिए, तो इंटरिम रिलीफ दे सकते हैं। यहाँ पे ये भी कह सकता है कि एक पक्षीय आदेश, एक पक्षीय आदेश कौन सी धारा के अंतर्गत होता है? तो ये
लगता है कि नहीं एक्स पार्टे कार्य किया जा सकता है, जरूरी है, करना पड़ चाहिए, तो वो कर सकता है। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाइयों को बंद कमरे में कब किया जाता है। अभी जस्ट मैंने ये प्रश्न पूछा था कि बंद कमरे में कब करेगा। दोनों बातें, जब मजिस्ट्रेट को खुद ऐसा लगता है कि बंद कमरे में किया जाना चाहिए या कोई पक्षकार उससे रिक्वेस्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों स्थितियों में। ए और बी दोनों स्थितियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन का यानी सही उत्तर चुनना है आपको इस ऑप्शन में, चुनिए सही। धारा 12 के अधीन नियत की गई सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त होने के अधिकतम कितने दिन के भीतर संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी पर तामील कराया जाएगा। अब जैसे होगा क्या कि मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया, अब मजिस्ट्रेट ने संरक्षण अधिकारी को ये बात बताई कि हम सुनवाई देंगे, सूचना दी। अब ये सूचना को संरक्षण अधिकारी को जब मिला तो उसके कितने दिनों के भीतर वो उस आदमी को, रेस्पोंडेंट को दे देगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 2 दिन के भीतर, या मजिस्ट्रेट द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है युक्त टाइम हो उसके भीतर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो ध्यान से रखिएगा कि 2 दिन के भीतर या मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की गई अवधि के भीतर जो है उसको करना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा। जहां मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्तियों को सेवा प्रदाता से परामर्श करने के लिए निर्देश देता है, वहां सुनवाई की अगली तारीख नियत करेगा, जो कितने दिनों की होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 मास से अधिक की नहीं होगी। ये बात बताई कहां गई है, तो सेक्शन 14 के क्लास नंबर 2 में। थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं। ये कहता है, ये कह रहा है कि जहां मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति को सेवा प्रदाता से परामर्श करने के लिए निर्देश देता है, जैसे मजिस्ट्रेट के सामने कार्रवाई चली, उसने कहा कि जाओ सेवा प्रदाता के रूप में, रजिस्टर्ड कंपनी हो सकती है, कोई अन्य हो सकता है, तो अब ये कह सकते हैं कि सेवा प्रदाता के रूप में उन्होंने कहा कि जाके सेवा प्रदाता से सलाह ले लीजिए कि आप लोगों के लिए क्या ठीक रहेगा। अब सलाह लेने के लिए दिया, तो अगली सुनवाई कब होगी, ये सुनवाई का जो है 2 मास से अधिक की नहीं होगी। माने यहां से यहां तक पहुंचने में ऐसा नहीं कि हमने परामर्श लेने के लिए दे दिया और साल भर से लोग परामर्श ले रहे हैं। जब वो आदेश करेगा कि परामर्श ले लीजिए, चाहे वो व्यथित व्यक्ति हो, चाहे पीड़ित व्यक्ति, और चाहे वो प्रत्यर्थी हो यानी रेस्पोंडेंट, तो कहता है कि 2 महीने से अधिक की नहीं होगी सुनवाई की अगली तारीख जो होगी। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय से अभिप्रेत है। सक्षम न्यायालय का क्या मतलब है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के पर्पस के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सी कॉम्पिटेंट कोर्ट कहलाती है, बताइए। सत्र न्यायालय, की न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बात खत्म हो गई है, तो ले दे के क्या बचा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का कोर्ट ही कॉम्पिटेंट कोर्ट कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, बहुत कम में ही खत्म कर देंगे, लेकिन आपके, मेरा पर्पज ये है कि आपका काम भी तो होना चाहिए ना। लेक्चर बहुत छोटा भले हो जाए। एक सेकेंड, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा निवास आदेश, रेजिडेंस ऑर्डर पारित कौन सी धारा के अंतर्गत किया जाता है? रेजिडेंस ऑर्डर, निवास आदेश कौन सी धारा के अंतर्गत पारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19 के अंतर्गत। निवास आदेश, रेजिडेंस ऑर्डर जो है सेक्शन 19 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट पास करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मजिस्ट्रेट धनी अनुतोष, यानी इसको कहते हैं पेक्यूनरी रिलीफ जो होता है, जो आर्थिक अनुतोष होता है, वो किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? आर्थिक अनुतोष, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 20 के अंतर्गत दिया जाता है। धारा 20 के अंतर्गत आर्थिक अनुतोष दिया जाता है। नेक्स्ट है कि मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष किसी कार्रवाई में अंतरिम और एक पक्षीय आदेश मंजूर करने की शक्ति किस धारा में? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मैंने कहा था आप लोगों से कहा था कि आप लोग ध्यान से दीजिएगा। सेक्शन, अब मैं बता देता हूं, सेक्शन 18, सेक्शन 19
सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22 और सेक्शन 23, हर धारा के अंतर्गत जो आदेश है यहां पर, वो सारा का सारा आदेश जो है वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 18 के अंतर्गत क्या है? प्रोटेक्शन, यानी संरक्षण आदेश दिया जा रहा है। संरक्षण आदेश सेक्शन 18 के अंतर्गत दिया जा रहा है, ये तो आपको याद ही है। सेक्शन 19 के अंतर्गत जो है वो रेजिडेंस आदेश दिया जाता है, यानी निवास आदेश। निवास आदेश सेक्शन 19 के अंतर्गत दिया जा रहा है। निवास आदेश सेक्शन 19 के अंतर्गत दिया जा रहा है। और ये धन संबंधी, यानी कि धनी अनुतोष जो है वो धनी अनुतोष सेक्शन 20 के अंतर्गत दिया जा रहा है। फिर उसके बाद कस्टडी यानी अभिरक्षा, बच्चे हैं तो अभिरक्षा का क्या आदेश होगा? अभिरक्षा आदेश, ठीक है। बच्चे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों की कस्टडी से संबंधित आदेश कहां दिया जाएगा? 21 के अंतर्गत दिया जाएगा। 22 के अंतर्गत प्रतिकर है, प्रतिकर का आदेश दिया जाता है। और 23 के अंतर्गत अंतरिम, अंतरिम यानी इसको कहते हैं इंटरिम या एक पक्षीय, एक्स पार्टी, एक पक्षी आदेश। यानी क्यों आज बहुत ज्यादा चल गया है बोर्ड, हो सकता है इसीलिए हैंग कर जा रहा है। तो एक पक्षी आदेश दिया जा सकता है। अब आपको याद हो गया, याद करिए। 18 में संरक्षण आदेश, 19 में निवास आदेश, 20 में धनी अंतोष, 21 में अभिरक्षा आदेश, 22 में प्रतिकर का आदेश और 23 में अंतरिम या एक पक्षी आदेश। तो ये सारे के सारे बातें याद रखिएगा। सारे सब्जेक्ट मैं करा डालूंगा और सब आप कर जाइए, प्रैक्टिस कर जाइए, ताकि आने वाली परीक्षा में चूके ना आप, आने वाली परीक्षा में आप चूकिए नहीं। और सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी। प्री और मेंस दोनों के लिए हम लोग गाइड करते हैं और हमारी टीम इसी पर काम करती है ताकि आप लोगों को भटकाव ना हो। हम लोग सारे आदेश पढ़ लिए हैं, इसको एक बार जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हो चुका है हम लोगों का, काफी आगे बढ़ गए हैं। ये भी हो गया है। अपील, हाँ अपील यहाँ पे देखना है। मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील कौन सी धारा के अंतर्गत होती है और कहाँ होती है? ये दो प्रश्न बनते हैं ना आपके दिमाग में कि मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील जो है वो कहाँ बनती है? सेक्शन 29 के अंतर्गत। और ये कहता है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? जो सामान्यतया सेशन कोर्ट में होती है तो सेशन कोर्ट में होगी, सेशन कोर्ट में ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है सेक्शन 31 क्लास 1 32 के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा यानी रेस्पोंडेंट द्वारा किया गया अपराध क्या है? मतलब जो संरक्षण आदेश दिया गया वो भंग करता है, नहीं पालन करता है, तो क्या होता है? ऐसा अपराध क्या है? ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, ये अपराध है। संरक्षण आदेश को भंग करना अपराध है और ये कॉग्निजेबल भी है और नॉन बेलेबल भी है। तो ये उसका नेचर है। अगला प्रश्न है कि संरक्षण अधिकारी द्वारा निर्वहन न किए जाने के लिए उसे दंडित किया जा सकता है। कितना दंड दिया जाएगा? कितना दंड दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये बताया गया है सेक्शन 31 के क्लास नंबर 1 के अंतर्गत। तो कितना होगा? 1 वर्ष तक की जेल हो सकती है या 20,000 रुपए जुर्माना हो सकता है या दोनों। फिर से मैं बता रहा हूं, 31 के अंतर्गत जो अपराध की हम लोग बात कर रहे हैं, उस अपराध के तहत उस व्यक्ति को कितना दंड मिलेगा? 1 साल का कारावास हो सकता है या 20,000 रुपए जुर्माना हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और अपराध का नेचर आप जानते हैं, कॉग्निजेबल भी है और नॉन बेलेबल भी है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अपराध।
इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश का भंग एक अपराध है, उसे किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है? अभी जस्ट मैंने बताया भी इस बात को आप लोगों से कि सेक्शन 31 के क्लास नंबर 1 में बताया गया है कि किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध सद्भाव पूर्वक कार्यवाही के लिए वाद या अभियोजन नहीं होगा। वाद या अभियोजन नहीं होगा। इस धारा में कौन सी धारा जो संरक्षण देती है? कौन सी धारा? 104 कहती थी कि मिथ्या सूचना अगर गुड फेथ में दी गई है तो वहां पे संरक्षण सूचना देने वाले को है, और कहता है कि ऐसा कोई वाद या अभियोजन कर दिया गुड फेथ में तो वो तो आगे की बात हो गई ना। तो ये प्रोटेक्शन देता है सेक्शन 35 कि अगर सद्भाव पूर्वक कोई वाद या अभियोजन किया गया है तो कोई कार्रवाई की गई है तो उसके लिए वाद या अभियोजन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 31(1) का अपराध होगा। कैसा होगा? अभी जस्ट मैंने बताया था, ये कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा। कहां बताया गया था? तो 31 में बताया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन सा उसमें नहीं किया जाता? घरेलू हिंसा के तमाम प्रकार बताए गए हैं। जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें तमाम प्रकार बताए गए। तो कौन सा नहीं? भावनात्मक आता है, मौखिक आता है, आर्थिक आता है, मानसिक दुरुपयोग नहीं आता, शारीरिक दुरुपयोग आता है। ठीक है ना? तो वो भावनात्मक चीजें भी आएंगी, तो मानसिक दुरुपयोग नहीं आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 4 के अधीन घरेलू हिंसा के विषय में सूचना संरक्षण अधिकारी को दी जा सकती है। किसके द्वारा दी जाती है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, किसके द्वारा दी जाती है धारा 4 के अंतर्गत? किसी भी व्यक्ति द्वारा जो ये जिसके पास विश्वास करने का कारण है कि चाहे घरेलू हिंसा हो रही है या हो किए जाने का संदेह है, तो वो उसके इंफॉर्मेशन दे सकता है। अगर मान लीजिए मिथ्या इत्तला देता है तो उसके लिए दंड भी मिलेगा उसे, लेकिन अगर गुड फेथ में उसने मिथ्या इत्तला दी है जिसे लगता था कि होने की संभावना है, तो उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता? पढ़िए आराम से इस क्वेश्चन। धारा 10 के अंतर्गत है ना कि अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं कि हम सेवा प्रदाता हैं। सेवा प्रदाता से मतलब हम ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को सेवा प्रदान करेंगे। तो कौन इसमें से रजिस्टर्ड ऐसे नहीं किया जा सकता? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कोई रजिस्ट्रेटेड सोसाइटी है, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कोई रजिस्टर्ड कोई कंपनी, अन्य विधि के अंतर्गत रजिस्टर्ड कोई कंपनी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि समाज सेवा प्रदान करने वाली कोई महिला सेवा प्रदाता के रूप में अपने आप को रजिस्टर नहीं करा सकती धारा 10 के अंतर्गत। ठीक, घरेलू हिंसा की धारा 12 के अधीन अनुतोष हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए आवेदन पर मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख सामान्यतः नियत नहीं करेगा। पहली तारीख सामान्यतः नियत नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात कि घरेलू हिंसा के 12 के अंतर अनुतोष हेतु आवेदन प्राप्त किया मजिस्ट्रेट ने, तो सुनवाई की पहली तारीख कब नियत करेगा? कहता है आवेदन की प्राप्ति के 3 दिन से बाद का नहीं होगा। देखिए कितना तेज कार्रवाई हो रही है। डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित अगर सूचना मजिस्ट्रेट को मिली, आवेदन मिला कार्रवाई करने के लिए, तो आवेदन मिलने के बाद वो 3 दिन के बाद का कोई डेट नहीं रखेगा, 3 दिन से भीतर का ही कोई डेट होगा जिसमें कार्रवाई करने के लिए उसे कार्रवाई करेगा वो। और ये बात कहां बताई गई है? तो सेक्शन 12 का क्लास नंबर 4 में बताया गया है। नेक्स्ट है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 के अधीन प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग किए जाने पर कारावास पदों में अधिकतम शास्ति कितनी? ये तो बता देंगे। 31 के अंतर्गत जो दंड मिल रहा था 1 वर्ष या 20,000 जुर्माना या दोनों से दंड। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा मात्र उस जिले में जहां आदेश दिया गया है, मात्र उस राज्य में जहां आदेश दिया गया, जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त समस्त भारत में, समस्त भारत में।
कोई आदेश कहां लागू होगा? ऑप्शन नंबर डी, सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश जो होगा वो पूरे भारत में लागू होगा। ना आगे बढ़ते हैं, तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? व्यथित, संरक्षण अधिकारी, व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई अन्य व्यक्ति। सभी विकल्प सही है। क्या सही है? ये बात सेक्शन 12 के क्लास नंबर 1 में कही गई है और ये कहता है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण में धारा 12 के अंतर्गत आवेदन कौन कर सकता है? व्यथित तो कर ही सकता है, व्यथित व्यक्ति कर ही सकता है, संरक्षण अधिकारी भी कर सकता है, और कोई अन्य व्यक्ति भी, जो व्यथित व्यक्ति जिसको ऑथराइज करे वो अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जा रहा है। अब एक बार थोड़ा सा और मैं बता दूं बारे में। देखिए, हमारी संस्था पूरी तरीके से जुडिशियरी या एपीओ की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए प्रतिबद्ध है और ये संस्था आप लोगों को गाइड करती है। इसके लिए प्रॉपर क्लासेस चलाई जाती हैं। कोई भी परीक्षा आती है तो उस परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स भी चलता है और फाउंडेशन बैच भी चलता है। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से एकदम प्री और मेंस के को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनवाते हुए क्लास को कंप्लीट करना। लेकिन अगर कोई परीक्षा तत्काल आ गई, जैसे कि मान लीजिए कोई परीक्षा नजदीक आ जाती है, और वैसे हमारे यहाँ रोज बैच नहीं चलते। रोज बैच चलने का मतलब है कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, आपने देखा होगा, रोज किसी न किसी स्टेट की वैकेंसी के बहाने बैच शुरू हो जाता है। ऐसा है नहीं। जब तक क्रैश कोर्स हम तब तक शुरू नहीं करते हैं जब तक कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाता है तो चाहे प्री होगा चाहे मेंस होगा, उस पर्पज के लिए क्रैश कोर्स भी चलाया जाता है। तो आप किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं और सारे कोर्स में इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा है और बहुत ईजी इंस्टॉलमेंट है। तो आप जुड़ सकते हैं और हमारी टीम की मेहनत और एक्सपीरियंस का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश का उल्लंघन की दशा में उस पर शास्ति अधिरोपित की जा सकती है। घरेलू हिंसा से क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना। ये बात इतनी बार रिपीट हो गई क्योंकि कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण में किस धारा के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाहियों को संरक्षण दिया गया है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और आपको बताना है, क्योंकि मैं बता चुका हूं, कमेंट में बताना है और ये भी बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी और क्या और चाहते हैं आप। मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे समय मिले मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की क्लासेस देते रहूं। थैंक यू, बाय बाय।